इस वीडियो को लेकर हमारी टीम में बहुत बहस हुई कि क्या ये कोई ऐसी कहानी है जिसे हम रफ्तार पर सुनाएं। कुछ ने कहा ही इज लेजेंड, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए, तो कुछ ने इसे एक बीमार जहन और शराबी कबाबी करार दिया। हो सकता है कि ये दोनों बातें सच हो या फिर कोई एक, लेकिन इसका फैसला रफ्तार नहीं आप करेंगे वीडियो देखने के बाद। हम तो आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो एक ऐसा चमन था जिसे आतिश गुल ने जला दिया, एक ऐसा दीवाना जो खुद तो फाकों में मस्ती करते और पीते पीते मर गया, लेकिन लोग आज भी उसके काम का खा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जिसके काम को सब जानते तो हैं, लेकिन इसे कोई नहीं पहचानता। हम एक ऐसे शायर को आदम से वजूद में लाएंगे जिसका कलाम मलका पुखराज से लेकर नुसरत फतेह अली और अजीज मियां से लेकर फरहान सईद तक हर दौर में हिट रहा है। जो पूछा कि किस तरह होती है बारिश, जबी से पसीने की बूंदें गिरा दी। जो पूछा शबो रोज मिलते हैं कैसे, तो चेहरे पे अपने वो जुल्फें गिरा दी। जो अपनी तमन्नाओं का हाल पूछा तो जलती हुई चंद शम्में बुझा दी। न कहता रह गया खताए मोहब्बत की अच्छी सजा दी, मेरे दिल की दुनिया बना कर मिटा दी। अच्छा फिर मेरे बाद किसको सताओगे, राज किसको जताओगे। कैसे समझाऊं वो कौन है? देखिए, जैसे गालिब ने मीर के बारे में कहा था ना, रेख्ते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। बस समझे यही ताल्लुक अपने जॉन भाई और इस शायर का है। बहुत मिलती जुलती कहानियां हैं, फर्क ये है कि जॉन एलिया यूट्यूब तक पहुंच गए और इन भाई की वीडियो तो छोड़ें, तस्वीरें भी बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। चलें शुरू करते हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सोच रहा हूं। सागर को जरा थाम, मैं कुछ सोच रहा हूं। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि आपको पता है कि सच की भी एक कीमत होती है, और रफ्तार वो कीमत पिछले 3 सालों से अदा कर रहा है, और अब बात थोड़ी आगे बढ़ गई है। इसलिए सब्सक्राइब के साथ हमें पैट्रियन पर भी आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो चले शुरू करते हैं। क्या जाहिद शराब पी गया मेरे हिसाब में? साल 1950 मजलिस फरोग अदब ने लाहौर में एक बड़े मुशायरे का एहतमाम कर रखा है। हॉल लोगों से कच्चा कच भरा हुआ है। जहीर काश्मीरी, नून मीम राशिद, नासिर काज़मी, दूसरे नामी गिरामी शोरा अपना कलाम सुना रहे हैं, मगर सुनने वालों की नजरें स्टेज पर मौजूद एक और शख्स पर जमी है। सावला रंग, कुशादा पेशानी, पहलवान नुमा जिस्म, ढीले ढाले कपड़े, कंघी से बेनियाज बाल और नशे से बोझल आंखें। देखने में एक मस्त मलंग सा शख्स, मगर सुनने वालों को उसके हुलिये से कोई गरज नहीं। वो जानते हैं कि उस शख्स के अंदर मोहब्बतों के नगमे गाती, इठलाती, शोर मचाती, छेड़खानियां करती, ख्यालात की नदियां बहती हैं, और नदियां भी ऐसी कि जिनकी लहरों में बहने का अपना ही लुत्फ है। फिर वो लम्हा आ जाता है जिसका सामाईन को इंतजार था। नाज़िम मुशायरा ऐलान करते हैं। अब मैं दावत सुखन दे रहा हूं ऐसे शायर को जिसके लहजे में इश्क का दर्द है, मोहब्बत की धीमी धीमी आंच है, और जिसके लफ्जों से नशा टपकता है। फिर उसका नाम पुकारा जाता है। जी हाँ, उसी मस्त मलंग से शख्स का नाम था अब्दुल हमीद आदम। आदम अपने मखसूस नर्म और मीठे लहजे में सुनाना शुरू कर देते हैं। बाल बिखराए टूटी कब्रों पर जब कोई महजबीन रोती है, मुझको अक्सर ख्याल आता है मौत कितनी हसीन होती है। मजमे में से वाह वाह आदम साहब की आवाजें बुलंद होने लगती हैं। उन आवाजों में कॉलेजेस की लड़कियों की आवाजें भी शामिल हैं। आदम की मगमूर और नशे से चूर निगाहें इनके अशार की तरह कुछ और भी नशीली होने लगती हैं। आदम तरंग में आते हैं। हंस के बोला करो, बुलाया करो, आपका घर है, आया जाया करो। मुस्कुराहट है हुस्न का जेवर, रूप बढ़ता है, मुस्कुराया करो। हद से भरकर हसीन लगते हो, झूठी कस्में जरूर खाया करो। तालियों से हॉल गूंज उठता है।
कुछ मनचले नौजवान सीटियां बजाकर अपनी खुशी और मुसर्रत का इजहार करने लगते हैं। अदम गजल पूरी करने के बाद अपने असल रंग में आते हैं, वही रंग जो इनकी शायरी की खास पहचान था, और यह पहचान आज तक कायम है। जी हाँ, ये था शराब का रंग। पीने पिलाने का जिक्र अदम की शायरी में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि यूं कहिए कि अदम का साकी और जाम से रिश्ता ऐसा ही था जैसे जिस्म जान का रिश्ता। लहरा के झूम झूम के ला, मुस्कुरा के ला, फूलों के रस में चांद की किरणें मिला के ला। कहते हैं उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला। तालियों की गूंज में इजाफा होने लगता है। अदम के लिए लोगों की ये पसंदीदगी, दीवानगी कोई पहली बार नहीं थी, और ना वो किसी मुशायरे की मोहताज थी। अदम ने जहां महफिल सजाई, लोग इसके गर्विदा हो गए। वो जहां जाता था एक दास्तान छोड़ जाता था। अदम को अपनी नशीली और मस्ती में डूबी शायरी पर नाज था। जब इनसे कहा जाता कि बहुत सारे शायर शराब नहीं पीते लेकिन शायरी करते हैं, तो अदम झूम के कहते, ऐसे शायर जो मैं नहीं पीते वो अदम का कलाम पीते हैं। अदम के बारे में तमाम अदीबों में इत्तेफाक राय है कि वो पूरी जिंदगी सिर्फ 3 काम करते रहे: शराब पीते रहे, शेर कहते रहे, और जब तक रिटायर नहीं हुए दफ्तर जाते रहे। हाँ, अगर आप एक और काम का इजाफा करना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि वो दोस्त बनाते रहे। ये अलग बात कि बहुत सारे दोस्तों से धोखे खाए, बार बार खाए, बल्कि वो तो खुद भी कहते हैं, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। ऐसा वक्त भी आया कि रेडियो पाकिस्तान जाते तो अफसरान आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करते, कोठे पर जाते तो तवाइफे उन्हें देखकर एहतरामन मुजरा रोक देती। इस बात पर नहीं कि वो सैयद घराने के चश्मो चराग थे, इस वजह से कि वो इंसानी जज्बों को इस खूबसूरती और सादगी से लफ्जों में ढालते जो सीधे दिल में जा उतरते। खास तौर पर इश्क, मोहब्बत और जिंदगी की तलखियों को सादा और अनोखे ख्यालात में पेश करना तो इन पर खत्म था, और साजो आवाज में ढलकर इनके अशार की नगमगी और दिलकशी तो कुछ और भी बढ़ जाती। लोगों ने अपनी आंखों से देखा जब ये बंदा गाओ तकिया लगाकर बैठ जाता, साजिंदे तो क्या, साज भी अपनी आवाज भूल जाती। सिर्फ यही नहीं, 50 और 60 की दिहाई में यह रिवाज हो गया था कि कहीं कोई आशिक महबूब के नाम मोहब्बतनामा लिख रहा हो या अपनी डायरी में गुलाब का फूल सजा रहा हो, साथ ही अदम के अशार भी जगमग जगमग कर रहे होते। कॉलेजों में अदबी सरगर्मियों और लिटरेचर में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा को असातिज़ा की तरफ से अदम की लिखी किताबें बतौर इनाम दी जाती। मगर फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह बंदा वक्त की धूल में गुम होने लगा, और ऐसा गुम हुआ कि अपने तखल्लुस की तरह वजूद से अदम में चला गया। आज हमने अदम को यादों की सूरत में दोबारा वजूद में लाने का इरादा किया है, और हाँ, किसी रियायत के बगैर। जी हाँ, बिल्कुल हूबहू जैसे अदम थे और जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी, ये आपका ज़र्फ है कि आप उन्हें किस आंख से देखते हैं। जब वो जिंदा थे तब भी लोगों ने उन्हें अपने अपने ढंग में देखा। बहुत सारों के लिए अदम काबिले इज्जत और एहतराम, यारों का यार, ज़हीन और फतीन आदमी, और सबसे बढ़कर अदब के आसमान का रोशन सितारा था। दूसरी तरफ बेशतर की निगाहों में अदम समाज, रिवायात और मजहब का बागी था। एक काबिले मलामत मायूस का मारा हुआ, घरेलू फराइज से भागता हुआ गैर जिम्मेदार बाप और शौहर, एक बीमार जहन शराबी। सच्ची बात तो यह है कि इसे पसंद और नापसंद करने वालों के पास अपने अपने जवाज और दलाइल मौजूद थे और हमेशा मौजूद रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अदम के बचपन की तरफ। पंजाब के शहर गुजरावाला के कस्बे तौलांडी मूसा खान में 10 अप्रैल 1910 को सैयद हैदर अली शाह के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अब्दुल हमीद। प्राइमरी तक अदम गांव के प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ते हैं। कुछ अरसे बाद इनका खानदान गुजरावाला में रिहाइश इख्तियार कर लेता है। अदम के मुताबिक 8वीं जमात का इम्तिहान उन्होंने गुजरावाला में पास किया। बाद में इनके वालिद कारोबार के सिलसिले में लाहौर का रुख करते हैं। अदम को भी लाहौर बुलवा लिया जाता है। उन्हें इस्लामिया हाई स्कूल गेट में दाखिला मिल जाता है। अदम मैट्रिक के बाद मजीद तालीम के लिए इस्लामिया कॉलेज लाहौर का इंतखाब करते हैं। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक इनके वालिद इंतकाल कर जाते हैं। अदम के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो जाते हैं। अदम खुद लिखते हैं, वालिद की वफात ने उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। माली हालात ऐसे हो गए कि वो अपनी तालीम जारी ना रख सके।
प्राइवेट तौर पर इंटर के बाद मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क मुलाजमत इख्तियार कर ली। 1941 में महकमे का इम्तिहान SAS यानी सब ऑर्डिनेट अकाउंट अफसर का इम्तिहान एजाज के साथ पास किया। डिप्टी असिस्टेंट कंट्रोलर के ओहदे से समझे निकाह हो गया और इसी ओहदे से 1966 में रिटायर हुआ। मगर ठहरिए, इनके हम निवाला और हम प्याला दोस्त शाद अमृतसरी कुछ और कहते हैं। शाद के मुताबिक अदम SAS के इम्तिहान में 2 बार फेल हुए। तीसरी कोशिश में कामयाबी मिली, मालूम नहीं सच क्या है, मगर अदम के तर्ज़े जिंदगी को देखा जाए तो शाद की बात ज्यादा हकीकत के करीब मालूम होती है। कहा जाता है कि वो पिंडी स्पोर्ट्स क्लब में क्रिकेट के स्टार खिलाड़ी माने जाते थे। उनका अपना भी शेर है, हमारा बैट गुजारा तो कर ही लेता है, बका हबीब, अमरनाथ या निसार आए। मगर जब उन्हें पीने पिलाने का चस्का पड़ा तो क्रिकेट का शौक बहुत पीछे रह गया, बल्कि माजी की एक धुंधली याद बनकर रह गया। मारूफ सहाफी सैयद अकमल अलीमी, जिन्होंने अदम और इनके काम पर बहुत रिसर्च की, उनके मुताबिक 1926 में अदम के वालिद वफात पा गए। इनके एक रिश्तेदार ने उन्हें पढ़ने में मदद दी, यहाँ तक कि मिलिट्री में मुलाजमत दिलाने में भी उन्होंने ही अदम का साथ दिया। उन्हें तवक्का थी कि रोजगार मिलने के बाद अदम इनकी बेटी से शादी कर लेंगे, और अदम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दूसरी बात यह थी कि अदम खुद भी फौज में मुलाजिमत के फवाइद जानते थे, क्योंकि इनके दादा खुद फौज में रसालदार रह चुके थे। 1940 की दिहाई अदम की जिंदगी का शायद सबसे यादगार और खूबसूरत दौर कहा जा सकता है। साल है 1942। अदम मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मुलाजिम है। पिंडी से इनका तबादला जहलुम कर दिया जाता है। वो कहते हैं ना, शकरखोरे को शकरखोर मिल ही जाता है। यहाँ अदम को भी ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जैसे अदम खुद थे, खाने पीने और मौज मस्ती करने वाले, एकदम बेफिक्रे, और वो भी 1-2 नहीं, पूरे 4 यार। इन दोस्तों की जिंदा दिली और लाओबाली देखकर कहीं से भी इन पर शादीशुदा होने का गुमान नहीं होता था। हालांकि चारों बीवी बच्चों वाले थे। सैयद जमीर जाफरी, जो खुद भी जहलुम के रहने वाले थे, जो यारों की इन महफिलों के ऐनी शाहिद हैं। इनके अल्फाज हैं कि चारों दोस्त एक हॉस्टल में रहते थे। उन्हें देखकर कहीं से नहीं लगता था कि इनके कुंवारेपन का कांच टूट चुका है। कहा जाता है कि इन दोस्तों के अंदाज देखकर लोगों ने इनकी रिहाइशगाह को बैचलर हेडक्वार्टर का नाम दे रखा था। अदम इस BHQ के चीफ समझे जाते थे। दोस्तों के मुंह पर हर वक्त शाह बादशाह की गर्दान रहती थी। एक तबला बजाता, दूसरा अदम की गजलें गाता, एक हारमोनियम का और तीसरा दोस्त सुरंगी का मास्टर था। उस वक्त तक अदम का पहला मजमुआ नक्शे दवाम ना सिर्फ शाया हो चुका था, बल्कि उसे बहुत ज्यादा मकबूलियत भी मिली थी। अदम रात को सोची हुई गजलें नाश्ते पर और दफ्तर में नाजिल हुई गजल दोपहर को चाय पर दोस्तों को सुनाते। जब रात होती तो उनका बैचलर हेडक्वार्टर म्यूजिकल कंसर्ट में बदल जाता, साथ पीने पिलाने का शुगल भी जारी रहता। इस बैचलर हेडक्वार्टर के रहने वालों को ताज़ा खाने की तरह रोजाना ताज़ा गजलें सुनने को मिलती। इन दिनों आदम की ये गजल सबकी जुबान पर थी। वो सामने जब आ जाते हैं, यकलख्त ये क्या हो जाता है, मैं दिल से जुदा हो जाता हूँ, दिल मुझसे जुदा हो जाता है। एक कुदरती शय है संगदिली, माशूक सिफत लोगों की अदम, जब खल्क परस्तिश करती है इंसान खुदा हो जाता है। सैयद जमीर जाफरी के मुताबिक कुछ अरसे बाद अदम की अहलिया जहलुम आ गई। वो अलग घर में चले गए और BHQ की रौनकें मांद पड़ती गई। दरअसल हुआ यह था कि सिर्फ बेगम नहीं, घोड़ा, चीता और शेर भी साथ में आए थे। अदम ने लाड से अपने बेटों के नाम ऐसे ही रखे हुए थे। अपने सबसे बड़े बेटे को वो घोड़ा कहते, क्योंकि वो उनके भाग भाग कर काम करता था। अदम को घरदारी ने जबरदस्ती घेर लिया था, लेकिन अक्सर व बेशतर वो रस्सी तुड़वाकर दोस्तों में पहुंच जाता। 1934 से 1965 तक पंजाब का कोई मुशायरा अदम के बगैर अधूरा समझा जाता। अदम ने शायद ही जिंदगी में कोई मुशायरा जुबानी ना पढ़ा हो। उनका हाफजा कमाल का था, हजारों अशार उन्हें याद होते थे। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी शायरी के लिए मखसूस माहौल या फिजा की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। अदम जब मुशायरा पढ़ते तो ऐसा गुमान होता था कि अशार अदम के अंदर अंगूरों, नाशपातियों और आमों की तरह हर वक्त पकते रहते हैं। जब मौका आता वो उन्हें तोड़ तोड़ कर सबके सामने पेश कर देते। 60 की दिहाई तक कसरे शीरी, खराबात, नोके जुबा समेत अदम की कई मजमुए शाया हो चुके थे। रेडियो पाकिस्तान से लेकर कोठों तक इनकी गजलें गाई जा रही थी और इस गजल के तो लोग दीवाने थे।
वो जो तेरे फकीर होते हैं, आदमी बेनजीर होते हैं। जिंदगी की हसीन तरकश में कितने बेरहम तीर होते हैं। जिनको दौलत हकीर लगती है, उफ, वो कितने अमीर होते हैं। वो परिंदे जो आंख रखते हैं, सबसे पहले असीर होते हैं। ऐ आदम, एहतियात लोगों से, लोग मुनकर नकीर होते हैं। ये गजल आदम को खुद इतनी पसंद थी कि वो शाहिदा बाई से फरमाइश करके ये गजल सुनते थे। शाहिदा बाई आदम के चाहने वालों में से एक थी। आदम का जब दिल चाहता, बिला झिझक शाहिदा बाई के कोठे पर पहुंच जाते। मगर वो कहते हैं ना, शोहरत हासिल करने से शोहरत कायम रखना ज्यादा मुश्किल होता है। अख्तर शिरानी, इसरारुल हक मजाज, बाकी सद्दीकी और दीगर कई शोरा की तरह इस मामले में आदम भी मार खा गए और इसमें इनका बहुत सारा अपना भी कसूर था, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। आज हालत यह है कि बहुत सारे लोग आदम के नाम तक से वाकिफ नहीं, यहाँ तक कि हजारों लाखों लोगों ने आदम की तस्वीर तक नहीं देखी। हालांकि आज भी कहीं ना कहीं उनका कलाम गाया जा रहा है और लोग बड़े शौक से सुन भी रहे हैं। 50 और 60 की दिहाई में गाने वाली और गाने वाले आदम की गजलों का इंतखाब करना अपने लिए फख्र की बात समझते थे और मलका पुखराज इसमें सबसे आगे थी। फिर इनकी बेटी ताहिरा सैयद ने विरसे में मिलने वाले आदम की मोहब्बत और यादों को ताज़ा किए रखा, जो आज तक ताज़ा है। शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जिसने ये साज और आवाज ना सुनी हो। ये खूबसूरत अल्फाज आदम के कलम के कारनामे थे। एक वक्त वो आया जब रेडियो पर हर कुछ घंटों बाद मलका पुखराज की आवाज में आदम की गजल सुनाई देती। रेडियो पर अपनी गजल सुनकर आदम को यकीनन नाकाबिले बयान खुशी होती होगी, मगर इनके चाहने वालों में भी इजाफा होता जाता था। आदम को बहुत सारों ने गाया, मगर नुसरत फतेह अली खान ने तो आदम का ये सदाबहार कलाम गाकर उन्हें अमर कर दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। आदम जहां एक वसी हल्के में मकबूल थे, वहीं उन्हें नापसंद करने वालों की भी कमी ना थी। खास तौर पर मजहबी हलकों में उनके बाज अशार की ना सिर्फ मजम्मत की जाती, बल्कि उन पर कुफरिया शायरी के इल्जामात भी लगाए जाते हैं। और वो तो यहां तक कह देते कि दुनिया की तख्लीक खुदा का जुर्म है। तख्लीक कायनात के दिलचस्प जुर्म पर हंसता तो होगा आप बेयज़्दा कभी कभी। उनके एक शेर पर तो खास तौर पर उन्हें बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। इस कदर बोझ था गुनाहों का, हाजियों का जहाज टूट गया। जिनसे इंसान को पहुंचती है हमेशा तकलीफ, उनका दावा है कि वो असल खुदा वाले हैं। आदम खुदा के वजूद के बारे में ऐसे जो मायनी अशार भी कह देते थे कि लोग उन पर मुल्हिद यानी एथियस्ट होने के इल्जामात लगाते। नहीं हो तो ना हो, मेरी बला से मुझे महसूस होता है खुदा से। दुनिया तेरे वजूद को करती रही तलाश, हमने तेरे ख्याल को यज़्दा बना दिया। जब तंज पर आते तो अल्लामा इकबाल को भी ना बख्शते, खास तौर पर अल्लामा के फलसफा खुदी को। छोड़ा नहीं खुदी को दौरे खुदा के पीछे, आसा को छोड़ बंदे मुश्किल को ढूंढते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान आदम से खुदा की जात पर सवाल हुआ तो उनका जवाब बहुत वाज़ेह और साफ था। इनकार किसका करते हो तुम, वो अगर नहीं, इनकार जिसका करते हो तुम, वो खुदा तो है। तारीखी एतबार से शायरों की मजहबी लोगों से कम ही बनी और ये तय है कि आदम का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। आदम के एक दोस्त ने आदम की यादों को ताज़ा करते हुए लिखा है कि आदम बाज़ औक़ात अल्लामा इकबाल की शायरी पर सरेआम तनकीद शुरू कर देते थे। एक दिन अल्लामा इकबाल के खिलाफ कोई बात कहने पर कोचवान को इतना गुस्सा आ गया कि उसने हम दोनों को तांगे से उतार दिया। इबादत पर फख्र करने वाले और दूसरों को गुनाह और सवाब के तराजू में तोलने वाले लोग भी आदम को बहुत बुरे लगते थे। जब मौका मिलता वो चुटकी काटने से बाज ना आते। शेख जी, हम तो जहन्नुम के परिंदे ठहरे, आपके पास तो फिरदौस की चाबी होगी। जनाब शेख, ये क्या माजरा हुआ आखिर? सुना है आपको काबे में भी खुदा न मिला।
अगरचा आदम की शायरी ज्यादातर लबो रुखसार और जुल्फे यार के गिर्द घूमती रही, लेकिन वो समाज में फैली मुनाफिकत, नाइंसाफियों, नाम नेहाद मजहबी ठेकेदारों, सियासी शोबदेबाजों और जाहिरी परहेजगारों से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। खास तौर पर मोरल पुलिसिंग से उन्हें सख्त चिढ़ थी। ऐ खुदा तेरे चाहने वाले तंग करते हैं तेरे बंदों को, बाग़े जन्नत के सब पेड़ों से बांध अपने न्याज़मंदों को। दिलचस्प बात यह है कि शेर सुनाने के बाद यह भी कहते हैं कि इन अशार का लुत्फ वही ले सकते हैं जिन्होंने घर में जानवर बांध रखे हों। अदम दलील दिया करते थे कि खुदा से बेतकल्लुफी का इजहार मुसलमान शायर सदियों से करते आए हैं। उर्दू अदब में शराब और नशा सूफियाना शायरी का बुनियादी हिस्सा और इश्क हकीकी की अलामत समझा जाता है। यहाँ तक कि अल्लामा इकबाल ने भी शेख, मुल्ला और जाहिद को आरे हाथों लिया है। जाम और मै का इस्तेमाल तो अल्लामा की शायरी में जगह जगह मिलता है। अदम की बात अपनी जगह, लेकिन अदम जिस नशे की बात करते रहे वो शराब और शबाब के अलावा शायद ही कुछ और होगा। कौन है जिसने मैं नहीं चखी, कौन झूठी कसम उठाता है, मैं कदे से जो बच निकलता है तेरी आंखों में डूब जाता है। चले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। साल 1939। अदम को जिंदगी का एक मुख्तलिफ तजुर्बा होता है। उन्हें इराक में खिदमात अंजाम देने के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका एक बेवा इराकी खातून मलकिया पर दिल आ जाता है, जिसे अदम मलकी कहकर पुकारते थे। बकौले अदम, मलकी से इनकी दोस्ती एक कैफे से हुई थी। बात इतनी बड़ी कि शादी तक पहुंच गई। 2 साल बाद जब वो हिंदुस्तान वापस आते हैं तो मलकी भी साथ होती है। एक शादीशुदा आदमी के लिए दूसरी शादी कोई मामूली फैसला नहीं था। इन दिनों इनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुणे में थी। डॉक्टर नसीम अख्तर, जो अदम के पड़ोसी थे, उनके मुताबिक इराकी बीवी अदम की शराब नोशी से सख्त तंग थी और इस बात पर अदम की दिन रात क्लास लेती थी। इन झगड़ों से पूरा मोहल्ला वाकिफ था, मगर अदम को इसकी कोई परवाह नहीं थी। डॉक्टर नसीम अख्तर ने एक वाकया लिखा है कि एक दिन अदम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर घर में जा रहे थे। मलकी ने ऊपर से उन्हें धक्का दे दिया। अदम लुढ़कते पुरकते निचली सीढ़ियों पर जा गिरे। इतनी चोटें आई कि उन्हें अस्पताल दाखिल करना पड़ा। अदम ने एक इंटरव्यू में मलकी को बदमिजाज और अक्खर औरत कहकर मुखातिब किया। वो अदम को मुसलसल ताने देती थी कि उसने अदम की खातिर अपना बच्चा छोड़ा, मुल्क छोड़ा, मगर अदम ने इसके साथ धोखा किया। अदम ने दूसरी शादी तो कर ली थी, लेकिन इनके सीने पर हमेशा एक बोझ रहता था। खास तौर पर इनकी पहली अहलिया के गैर मामूली रवैये ने अदम को अंदर से बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। अदम के अपने अल्फाज हैं कि जब मेरी पहली अहलिया अंबाले पहुंची तो घर में मलकिया को देखकर टूट गई, मगर मुंह से एक लफ्ज नहीं कहा। उसने बच्चों को भी इस मौजू पर बात करने से मना कर दिया था। मैं एक बोझ उठाए फिरता था, बीवी बच्चों से आंख नहीं मिला पा रहा था। मैं चाहता था मेरी अहलिया मुझसे लड़ाई झगड़ा करे, दिल का गुबार निकाले, लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने मुंह से एक लफ्ज तक नहीं कहा। फिर एक दिन मैं घर आया तो पता चला कि मलकी वापस इराक चली गई है। शाद अमृतसरी, जो अदम के शायद सबसे करीबी दोस्तों में थे, वो लिखते हैं कि अदम ने कभी किसी से इश्क नहीं किया, मगर फिर भी वो हर हसीन चीज के पुजारी थे और लम्हे मौजूद और तरंग में जीने के आदी थे। लगता है अदम ने मलकिया से शादी भी इसी तरंग में आकर की थी, क्योंकि मलकी के वापस इराक जाने पर अदम ने शुक्र का कलमा पढ़ा था। अदम जब इराक गए तो यारों से बहुत दूर हो गए। उस जमाने में राब्तों के जराए आसान न थे। इंटरनेट, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का कोई वजूद नहीं था। मगर जब यारों की महफिल में वापस आते तो इस अंदाज में वापस आते कि उनके अल्फाज ज़रबुल मिसल का दर्जा इख्तियार कर गए, जिन्हें आज भी लोग आम गुफ्तगू में इस्तेमाल करते दिखाई देते हैं। शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूं मैं। अदम ने ज्यादातर शायरी किसी न किसी वाक़े से मुतासिर होकर की है। वो मनाजिर में ऐसे रंग भर देते कि सुनने वाला दाद दिए बगैर रह ही नहीं सकता। एक वाक़या सुन लीजिए। अदम हिंदुस्तान के इलाके मथुरा में तैनात थे। इनकी निगाह रोजाना एक हिंदू लड़की पर पड़ती थी, जो दरिया के करीब वाक़े मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। अदम दिल ही दिल में इससे प्यार करने लगते हैं, या कम अज कम यूं कह लीजिए कि वो इन्हें अच्छी जरूर लगती थी। जिस सादगी और खूबसूरती से अदम ने अपने जज्बों का इजहार किया, ये अदम ही कर सकते थे। मंदिर को जा रही है वो एक तश्तरी लिए, और तश्तरी में जलते दियों की बहार है। ए पत्थरों को पूजने वाली हंसी किरण, रास्ते में तेरा एक इबादत गुजार है।
अदम बेशक दिन रात मस्त रहने वाले इंसान थे, मगर लाहौर का मखसूस मज़ाहिया अंदाज भी इनमें मौजूद था। एक बार नवाब अश्कपुरी की महफिल जमी थी। नवाब साहब अशार सुना रहे थे कि एक साहब ने, जिन्हें नवाब साहब से कोई काम था, जरूरत से ज्यादा ही दाद दे रहे थे। नवाब साहब ने शेर पढ़ा, मैंने चकी थी कि साकी ने कहा जोड़ के हाथ, आप लिल्लाह चले जाएं मैं खाने से। इन साहब ने अदम से मुखातिब होकर कहा, अदम साहब क्यों, कोई पंजाबी शायर इस अंदाज का शेर कह सकता है? अदम ने कहा, पंजाबी शायर होता तो वो यूं कहता, मैंने चकी थी कि साकी ने कहा मार के लात, उठोए अथो चल दफा हो जा। अदम के इन अल्फाज पर कह कहे गूंज उठे। मारूफ अदीब ए हमीद ने एक वाकया लिखा है कि एक रोज अदम के साथ तांगे पर कहीं जा रहे थे। तांगे में बैठे तो घोड़े ने चलने से इनकार कर दिया। कोचवान बहुत कोशिश करता रहा मगर घोड़ा हिलने को तैयार ना था। अदम को न जाने क्या सूझी, एकदम छलांग लगाकर उतरे, मेरी गोद में रखी बोतल ली और घोड़े के मुंह पर लगा दी। इसके बाद घोड़ा ऐसा भागा कि मंजिल पर जाकर ही रुका। अदम ने कोचवान को पैसे देते हुए कहा कि अब इसके लिए भी परमिट बनवा लेना, मतलब था शराब का इजाजतनामा। अदम के बारे में दोस्तों में एक और चीज बहुत मशहूर थी, अदम पीकर कुछ और भी मासूम लगते थे। यही वजह थी कि दोस्त उन्हें मासूम बादाकश कहकर पुकारते। अपनी जात में मगन, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाले खुद अदम के अपने अल्फाज हैं। मैं पी रहा हूँ, आ मेरी सीरत भी देख ले, इस वक्त आईने में उतरा हुआ हूँ मैं। अदम के दोस्त कहा करते हैं कि अदम इतने शरीफ आदमी हैं कि इनके पास शराब भी बड़ी शरीफ ज़ादी बनकर आती थी। वो इस सादा और शरीफ आदमी को मजीद शरीफ बना देती। फारिग बुखारी इन लोगों में से थे जिनका अदम से दिन रात का साथ था। अदम की शराब नोशी पर उन्होंने लिखा कि अदम मटके से भी सैर होने वाले नहीं थे, मगर मैंने उन्हें इस आलम में भी कभी ऑल फॉल बकते नहीं देखा। वो जितनी पीता उतनी ही होशमंदी की बातें करने लगता। वो कोठों पर जाता लेकिन सिर्फ अपनी गजल सुनने की ख्वाहिश में। तवाइफों के साथ किसी और रिश्ते से इसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। अदम के एक और दोस्त खल्श हमदानी ने शाहिदा बाई से इंटरव्यू किया। दोस्तों में यह बात मशहूर थी कि अदम शाहिदा बाई के काफी गर्विदा हैं। शाहिदा बाई के अल्फाज सुने, शाहजी बड़े भले मानस हैं, वो औरत की बेहुरमती नहीं करते, वो बस हमसे यही चाहते हैं कि जुल्फे बिखराए उन्हें जाम पेश करती रहें। अदम को इसके अलावा किसी और चीज से कोई दिलचस्पी नहीं। अदम उस वक्त शायरी कर रहे थे जब क़याम पाकिस्तान की तहरीक जोरों पर थी। सियासी जमातें पूरे हिंदुस्तान में सरगर्म थी, मगर इस बंदे ने हमेशा अपनी दुनिया अलग ही बसाए रखी। रेडियो पाकिस्तान को दिए गए एक इंटरव्यू में अदम साफ तौर पर कहते हैं उन्हें जलसे जुलूसों और एहतजाजी तहरीकों से कभी रग़बत नहीं रही, मिजाज इस तरफ गया ही नहीं, बल्कि ये तक कहा कि बाज़ औक़ात तो सियासत से मुझे नफरत महसूस होती थी। एक जगह तो वो खुद लिखते हैं, रहबरों को मेरे रास्ते से हटा दो यकलख, इनसे फरसूदा रिवायात की बू आती है। वो सियासी रहनुमाओं से ज्यादा तवक्कुआत नहीं मानते थे। अगर उन्होंने किसी सियासी जमात की हिमायत की भी तो बस दोस्तों के कहने की हद तक। हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर ला देते हैं। एक जमाना तो ऐसा भी आया कि पब्लिशर्स अदम के पीछे पागलों की तरह भागते थे। ओरिएंटल कॉलेज लाहौर के साबिक प्रिंसिपल ख्वाजा मोहम्मद ज़करिया, जिनकी अदम से मुलाकातें रहीं और जिन्होंने कुछ अरसे पहले कुलियात अदम शाया की हैं, वो लिखते हैं कि एक ज़माने में अदम नौजवानों का क्रेज था। मुझ समेत नौजवान खास तौर पर अदम की किताबों के मुंतज़िर होते थे। वजह बहुत साफ थी, अदम के सिंपल, सादा मगर हसीन और दिलकश अशार सीधे दिलों तक असर करते। कमाल ये था कि आसान तरीन जुबान में कहा गया सीधा सादा शेर भी अपना मयार और हुस्न बरकरार रखता था। पुख्ता ख्यालात को सादगी से बयान करना अदम का कमाल था। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। ऐसा नहीं था कि अदम को मुश्किल उर्दू लिखनी नहीं आती थी। जुबान को सादा और आसान रखना अदम की सोची समझी तरजीह थी। वो शायरी के लिए आसान जुबान ही को सबसे ज्यादा माकूल और दुरुस्त समझते। अदम खुद कहते हैं कि असल शेर वही है जो बंदा सुने और सीधा दिल तक जा पहुंचे, वरना शायरी का कोई फायदा नहीं। अदम की इनफरादियत ये थी कि लोग एक मिसरा पढ़कर ही समझ जाते थे कि अदम के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतना तो दोस्ती का सिला दीजिए मुझे, अपना समझ के जहर पिला दीजिए मुझे। उठे ना ताकि आपकी जानिब नजर कोई, जितनी भी तोहमतें हैं लगा दीजिए मुझे। हर चीज दस्तयाब है बाजार में अदम,
झूठी खुशी खरीद के ला दीजिए मुझे। वो अपने शेरों में ऐसे छलकता था जैसे चांद से चांदनी, जैसे सूरज से रोशनी। बाज़ औक़ात तो वो ऐसी दूर की कोड़ी लाता कि सुनने वाले अश अश कर उठते और बड़े बड़े शायर सोचने पर मजबूर हो जाते थे कि हाय ये ख्याल हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। आखिर पढ़ने वाले ऐसे ही तो इसके दीवाने नहीं थे। बारिश शराबे अर्श है ये सोच कर अदम, बारिश के सब हुरूफ उल्टा के पी गया। 1950 से 1965 का दौर अदम की शायरी का सुनहरी जमाना कहा जाता है। अदब लतीफ, सवेरा और अदबी दुनिया जैसे इस दौर के मारूफ अदबी जरीदे अदम की गज़लों, नज़्मों और रुबाइयों के बगैर अपनी अशात का सोच भी नहीं सकते थे। शायरी से लगाव रखने वाले नौजवान अदम की किताबों का इंतजार करते और अदम उन्हें बिल्कुल मायूस नहीं करते थे। एक साल में इनकी 2-2, 3-3 किताबें शाया होती, हाथों हाथ बिकती। एक रिसर्च के मुताबिक अदम की अब तक 50 से ज्यादा किताबें शाया हो चुकी हैं। अहम बात यह थी कि नासिर काज़मी, जोश मलियाबादी और फैज अहमद फैज, नून मीम राशिद, ज़हीर काश्मीरी जैसे शोरा के बीच में अपने फन का लोहा मनवाना हरगिज आसान काम नहीं था, मगर ये अदम ने कर दिखाया। इनके करीबी दोस्त और मारूफ शायर सैयद ज़मीर जाफरी कहते हैं कि एक वक्त था कि हिंदुस्तान में 2 लोग सबसे ज्यादा पढ़े जाते थे, यूपी में जोश और पंजाब में अब्दुल हमीद अदम। मगर तब्दीली ऐसा अमल है जो मुस्तकिल जारी रहता है। वक्त ने अदम के मामले में भी अपनी चाल चली और बहुत कुछ बदलता चला गया। एक ऐसा शख्स जो शोहरत के आसमान पर था, आहिस्ता आहिस्ता गुमनामी के अंधेरों में डूबता गया। मगर इसे मुहिज किस्मत के खाते में नहीं डाला जा सकता। अदम का इसमें अपना भी बड़ा कसूर था, बल्कि शायद बहुत ज्यादा कसूर। उन्होंने जो जिंदगी गुजारने के ढंग इख्तियार किए, कहीं ना कहीं इसका अंजाम शायद ऐसे ही होता, और यही हुआ। अदम को जब तलब होती और पैसे ना मिल रहे होते तो पब्लिशर्स इनसे 150-200 रुपए में किताब के राइट्स खरीद लेते। अदम पर किताब के लिए दबाव बढ़ता और फिर अदम एक ऐसी फैक्ट्री बन जाते जो अशार पैदा करती है। और फन और ख़ास तौर पर शायरी तो इस जल्दबाजी की हरगिज़ मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नतीजा ये निकलता है कि अदम की गज़लों, नज़्मों और कतात का मयार गिरता चला जाता है। कलाम से चाशनी ख़त्म होने लगती है। सिर्फ यही नहीं, अदम एक और डंडी भी मारते हैं। कुछ पुरानी गज़लों में थोड़ी बहुत तरमीम करते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ नई गज़ल लिखते हैं और किताब तैयार करके पब्लिशर से जान छुड़ा लेते हैं। इस रविश का एक और नुकसान ये हुआ कि जिसका जी चाहता अदम का कलाम इधर उधर से जमा करता और शाया कर देता। खुद अदम के अल्फाज हैं, जेब खाली है अदम, मैं कर्ज पर मिलती नहीं, 1-2 बोतल पे दीवान बेचने वाला हूं मैं। क्या कहना। उनकी लिखने की रफ्तार का अंदाजा लगाएं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि कोई शायर अपने मजमुए कलाम के लिए नाम का इंतखाब करने से पहले अदम की मजमुओं पर जरूर नजर डालता। उन्हें खदशा होता कि क्या पता अदम की कोई किताब पहले से ही इस नाम से शाया ना हो चुकी हो। कुछ पब्लिशर्स ऐसे भी थे जिन्होंने वाकई अदम के साथ नाइंसाफी की। अदम के मुताबिक अल्लामा ताजोर ने उन्हें दीवान शाया करने पर कायल किया और वादा किया कि अशात के 6 माह बाद वो मुझे पैसे लौटा देंगे, मगर पहले खर्चा मुझे करना पड़ेगा। मैंने बीवी के जेवरात बेचकर अशात के पैसे अल्लामा ताजोर को दिए। मेरा पहला कलाम नक्शे दवाम शाया हुआ और हाथों हाथ बिक गया, लेकिन इस बंदे ने मुझे एक पैसा भी वापस नहीं दिया। यहां तक भी बात पहुंची कि एक पब्लिशर ने अदम को अगवा कर लिया। 3 दिन तक उन्हें अपने पास रखा। जब मुसवदा इसके हवाले किया तब जाकर अदम की जान छूटी। अदम को सिर्फ आज की फिक्र होती थी, कल क्या होगा वो सोचने की ज़हमत ही नहीं करते। जिंदगी के तकाजे चाहे कुछ भी हो, अदम को इनकी कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी धुन में जीते। कोई कुछ कहता रहे, ये बंदा अपना रास्ता बदलने को तैयार नहीं होता। जाहिर है इन्हें फिर इसकी कीमत भी चुकाना पड़ी। एक आम राय यह है कि अगर अदम गालिब की तरह अपना दीवान सोच समझकर मुंतखब करते तो वो आज मुकाबले में कई ज्यादा बड़े और मोतबर शायरों की सफ में खड़े होते। वक्ती ज़रूरतों और भर्ती के अशार से समझौतों ने अदम को गुमनामी की दुनिया में धकेलने पर मजबूर कर दिया।
अदम की एक और ऐसी आदत थी जिसे दुनियाए अदब में ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता। वो अपने कलाम पर इतना नाज करते थे कि किसी और को खातिर में ही नहीं लाते। अदम को दोस्तों ने ये भी कहते सुना कि वो मिर्जा गालिब से ज्यादा अच्छे अशार कहते हैं। अदम की जिंदगी के आखिरी साल बड़े रंजो अलम में गुजरे। दोस्तियां भी छूटी, साथ वो भी छूट गई जिसके बारे में मशहूर है कि छुट्टी नहीं है काफिर, मुंह को लगी हुई। सच्ची बात तो यह है कि अदम खुद भी उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। जब यार दोस्त पूछते सुना है आपने छोड़ दी है, तो जवाब देते मैंने नहीं, शराब ने मुझे छोड़ दिया। किसी ने सच कहा है कि अदम को शराब घुट्टी से नहीं मुट्ठी से मिली। जब पैसा मुट्ठी में आया, इनका हाथ सीधा बोतल पर जाकर रुकता। वो समझते थे कि जैसे शराब फलों से कशीद होती है, इनकी शायरी शराब से कशीद होती है। तो मेरी शायरी की बात न कर, ये नदी दो रुखों से बहती है। एक मिसरा शऊर लिखता है, एक मिसरा शराब कहती है। अदम अपनी तनख्वाह 2-4 दिनों में ही उड़ा देते थे। हाफिज लुधियानवी जो अदम के दफ्तरी दोस्तों में से थे, वो कहते हैं कि मैं गवाह हूं कि वो जेब से तमाम पैसे निकालकर मेज पर रख देते और फिर उठा उठा कर खर्च करते। एक हफ्ते में तनख्वाह उड़ा देते और बाकी महीना घर में फाके होते। जब ये बात अदम के अफसरान तक पहुंची तो आधी तनख्वाह अदम को और आधी बराह रास्त इनकी अहलियों को दी जाने लगी। अदम इस फैसले पर काफी नाखुश थे। दूसरी तरफ दफ्तर की मुलाजिमत का ये हाल था कि कुछ हो जाए वो वक्त पर दफ्तर मौजूद होते। ए हमीद बताते हैं कि अदम मिलिट्री अकाउंट्स में जिम्मेदार अफसर समझे जाते थे। एक रात यारों ने बहुत देर तक पीना पिलाना जारी रखा। रात के आखिरी पहर अदम को उनके घर पर छोड़ा गया, लेकिन लोग गवाह हैं कि यह बंदा 8 बजे सुबह अपनी सीट पर मौजूद था। अदम मुताल्ले के धनी थे। अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, पंजाबी और बड़ी हद तक अरबी जुबान से भी वाकिफ थे। उमर खयाम की रुबाइयों का तर्जुमा इनके फारसी पर गिरफ्त की जिंदा मिसाल है। ए हमीद ने अदम के बारे में लिखा कि अदम ने बहुत लिखा, लेकिन इससे ज्यादा दूसरों को पढ़ा। अदम की अंग्रेजी में महारत का यह आलम था कि जब तक क्लर्क रहे, बाज अफसरान बाला इनसे बहुत ज्यादा खुश होते थे कि अदम बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, मगर बाज अफसरान ना खुश होते कि वो इतनी अच्छी अंग्रेजी क्यों लिखते हैं। अदम के आखिरी दिनों के बारे में मारूफ अदीबा किश्वर नाहिद लिखती हैं, अदम साहब को रिटायर हुए काफी मुद्दत गुजर गई। हम मियाँ बीवी ने सोचा चलो अदम को देख कर आते हैं। जब घर पहुंचे तो एक अजनबी से मुलाकात हुई। बड़ी हुई दाढ़ी, बाल बेतरतीब, मैले कुचैले बड़े हुए नाखून। वो तो कोई और ही अदम था। नेल कटर मंगवाकर मैंने इसके नाखून काटे। ऐसा भी हुआ कि अदम कई दिन घर से गायब हो जाते और घर वाले उन्हें ढूंढते फिरते। अदम के जानने वालों ने इनकी अहलिया को एक अजीम औरत करार दिया है। इस खातून ने लापरवाह और गैर जिम्मेदार शख्स के साथ पूरी जिंदगी बिता दी। इस औरत ने शौहर की आवारा मिजाजी के बावजूद अदम का जिस हद तक हो सका ख्याल रखा। ऐसा नहीं था कि अदम को मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। शराब नोशी की इस लत से इनके घर वालों को, खास तौर पर इनकी अहलिया कितनी दुखी थी वो खुद कहते हैं। हाय काश मैं उस शब मर जाता जब उसने कहा था रो रो कर, ये जहर का सागर तुम न पियो, अल्लाह ते उसे मैं पी जाऊं। सबसे अहम बात यह है कि तमाम तर घरेलू मुश्किलात के बावजूद अदम की अहलिया ने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी। पीटीवी के नुमाइंदे इसरार जैदी ने अदम की वफात से 2.5 माह पहले अदम का इंटरव्यू किया, मगर किसी वजह से पीटीवी पर नशर ना हो सका। बाद में यह इंटरव्यू एक मुकामी जरीदे में शाया हुआ, जिसमें अदम अपनी अहलिया की अजमत का एतराफ करते हुए कहते हैं, मेरी बीवी एक मुकम्मल रफीका हयात थी। इसने बच्चों की शानदार तालीम और तरबियत की। अगर मुझे अपनी अहलिया की तरफ से इत्मीनान नहीं होता तो मैं तख्लीकी सलाहियतों का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदम के बच्चों ने जो बड़े ओहदों पर पहुंचे, लाहौर के पोश इलाके में एक शानदार मकान बनाया, मगर अदम का अपना मिजाज था। मैखाने के मकीन को शायद मकान राज ही नहीं आया। उसकी बेचैनी और बेसकूनी में कोई फर्क नहीं आया। उम्र घटती रही, खबर न हुई, वक्त की बात वक्त पर न हुई। जब से आवारगी को तर्क किया, जिंदगी लुत्फ से बसर न हुई। फिर 10 मार्च 1981 का एक दिन आया। कभी शोहरत के आसमान पर चमकता तो कभी नाकामियों के अंधेरों में भटकता अपने जमाने का अजीम शायर अब्दुल हमीद अदम ये कहते हुए दुनिया से रुखसत हो गया।
मेरी अजल भी अदम एक हंसी बहाना है, हमें हयात से आजाद हो गया हूं मैं।